हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थंबनेल है, आप लोग थंबनेल देखे होंगे और ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस बार मेंस दिए हैं और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैंने 6 और 7 जीपीएससी दोनों बार इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था और फाइनली इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। दोनों बार मेरा मार्जिन फाइनल सिलेक्शन से काफ़ी कम था। दोनों बार जो फाइनल कटअप था, पिछले बार 633 कटअप था जनरल का, तो मेरा 627 था। उसके पिछले बार भी मेरा 5-6 ही नंबर कटअप से कम था फाइनल कटअप से। तो दोनों बार मैंने इंटरव्यू फेस किया हूँ और इस बार रणनीति थोड़ा सा मैं अलग बनाया था। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और पूरा आपकी जो तैयारी है वो बदलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें, ठीक है। इस बार मेरा रैंक 60 है और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है, ठीक है। तो खास क्या है इस वीडियो में, और जब 11 जेपीसी का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद मैं अपने रणनीति में पूरी तरीके से परिवर्तन किया था, ठीक है। वही मैं बात करूँगा आज। तो जो भी तैयारी कर रहा है और जो भी ये सोच रहा है कि क्या चूक हो गई, क्या कमी रह गई, रणनीति किस तरीके से बनाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं। ये मेरा अपना रणनीति था, हो सकता है आपको ये मदद करे, हो सकता है ना भी मदद करे, ठीक है। अगर किसी एक को भी मदद करे और उनका रिजल्ट हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए मैं इस चीज़ को जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ 6 जीपीएससी में, मैं भी आरटीआई में कॉपी देखा, 7th में भी मैंने कॉपी देखा और मुझे जो एक ऑब्जर्वेशन मिला और मैं उसको जो परिवर्तन किया अपनी तैयारी पर, तो वही मैं शेयर करने वाला हूँ। और 11th में पूरी तरीके से मैं उसको फॉलो किया था, ठीक है। तो इस पर हम बात करते, बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। तो ये आप लोग की जिम्मेवारी है कि इसको आप शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बहुत सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, क्या करना चाहिए, मेंस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला, आपको पता है कि जो सिलेबस है आपके पास, उसमें मेंस में 160 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है, सवाल पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जहां अब अगर आपने एक बार टिक कर दिया है या फिर आपने आंसर सही कर दिया है तो आपका नंबर कटने का गुंजाइश वहीं ख़त्म हो गया। टोटल मान के चलते हैं तो कि 80 ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 7 जेपीएससी में मेरा 54-55 सही था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब मैंने कॉपी देखा आरटीआई में तो लगभग वही था, 54-55 वहाँ भी था मेरा, जो मैंने अपने मिलाया था, तो लगभग वही था। तो 108 या 110 नंबर मेरा ऑब्जेक्टिव में आया, कितना, 160 में, ठीक है, 160 में। ये तब मैं ये पहला प्लान तो यही बनाया कि ऑब्जेक्टिव में मुझे किसी भी कीमत में नंबर बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने एक बार सही कर दिया तो ये नंबर पूरा का पूरा मिलना है आपको, नंबर कटने वाला नहीं है। इस बार मैंने टारगेट 70 किया था, ठीक है, 70 टारगेट किया। जब टारगेट किया मैं तो क्या ये तुरंत अचीव हो गया, इतना आसान था। इसके लिए मैं क्या किया, जब मेंस प्री के बाद जब मेंस पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं 3 टाइम अपना अलाउट करता था मेंस के लिए, ठीक है। एक 640 क्या है मैं बताऊंगा, क्या रणनीति था, 160 और 150। 150 मेरा खोटा था, 160 ऑब्जेक्टिव और 640 सब्जेक्टिव। इसमें भी थोड़ा मैं डिवाइड किया था, 160 झारखंड को मैं प्राथमिकता दिया था इसमें, ठीक है। अब जो 160 ऑब्जेक्टिव है इसको मैं पर डे 2 से 3 घंटा मैं इसको बनाता था। अब अगला क्वेश्चन आया कि इसको कहाँ से करें, तो मैं इस पर डिटेल बात करूँगा कि मैंने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए थे ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं छोटा सा बता देता हूँ कि मैंने ज़्यादातर लूसेंट फोकस किया था और घटना चक्र को फोकस किया था और कुछ इंटरनेट का भी हेल्प लिया था मैंने इस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 2 से 3 घंटा मैं पर डे मेंस के टाइम में बता रहा हूँ, पीटी के बाद जब मेंस हो रहा था उस टाइम का मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ। 2 से 3 घंटा ये फोकस करता था मैं, ठीक है। और खोटा भी अलग जाता था, खोटा पर फिर अभी हम आएंगे, ठीक है। इसमें मैं 70 का टारगेट रखा था, मैं 68 69 ये लमसम सही है, ठीक है। तो एक दो आगे पीछे हो सकता है, तो इसी के आसपास सही है।
तो 160 में मतलब 70 मतलब 140 का टारगेट था, मुझे लगता है 68 भी मानते तो 136 यहाँ हम पहुँच चुके थे। ठीक है, तो ये आप समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार मेरा 68 लगभग ऑब्जेक्टिव सही है, टारगेट मैंने 70 का रखा था। किस तरीके से मैंने तैयारी की वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा है कि सिलेक्शन चाहिए, तो मेरा खोटा था, खोटा पिछली बार 120 प्लस नंबर था मेरा, तो इसे मैं छोड़ना मतलब इसे मुझे पकड़ के रखना था। और 310 नंबर, ये 160 प्लस 150, ये आपका मूल सिलेक्शन का आधार है। इस बात को जान लीजिए, आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हो सकता है किन्हीं का ऑब्जेक्टिव कुछ कम ही सही हो, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टारगेट हमेशा बना के रखना है। ठीक है, कि कहीं मार्जिन नहीं देना है कि आप बाहर हो। खोटा ये 310 है, मेरा टारगेट था, ये मैं लिखा भी 250 का टारगेट था। इधर इधर से ही हमको 250 लाना था। अब समझिए कि 136 मेरा इधर आ गया, अब मुझे 114 नंबर चाहिए था। खोटा मेरा पिछले बार भी बहुत अच्छा था, इस बार भी अच्छा गया। अब मान लेते हैं कि 110 भी आया, 105 भी आया, तो फिर मान लीजिए 240-45 भी अगर हम पहुंच गए तो अपने हम लक्ष्य के करीब पहुंच गए। ठीक है, 310 में आप 245 भी ला रहे, 240 भी ला रहे, तो आप दूसरों से कम आप 20 से 25 नंबर यहाँ बढ़ गए। ठीक है, 20-25 नंबर कन्फर्म है, आप 20 नंबर में कोई डाउट नहीं है, अच्छा स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 310 है, इसको इसके नज़रिया आपको बदल के रखना होगा और इसको 250 की तरह ही देखना होगा। इसमें आप कमी नहीं कर सकते, 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, मतलब 200 खराब स्थिति रहे तो 240 तक पहुंच ही जाना किसी भी तरीके से। अगर ये आप कर लेते हैं 240 भी, 240, 242, 245, 240 एकदम मतलब है बॉर्डर लाइन है, इससे नीचे नहीं जाना है। ये कर लेते तो आपका एक सिलेक्शन का, मैं फाइनल सिलेक्शन का बात ही कर रहा हूँ, मेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल पीडीएफ का बात कर रहा हूँ मैं, तो एक बहुत बड़ा आधार बन जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा प्राथमिकता था इस पर मैंने विशेष फोकस किया। सर अब पर डे लगभग 5 आवर मेरा इसमें जाता था। ठीक है, 4 से 5 आवर, 5 आवर कम से कम। चलिए अगला तीसरा पॉइंट, जब मैंने आरटीआई में जब कॉपी देखा तो मुझे ये एनालिसिस हो चुका था कि सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं होता। 6 और 7 में मैंने लिखा था, और लेकिन मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन ऐसा है कि थोड़ा सा इस पर बहुत गुंजाइश है। हो सकता है आप बहुत अच्छा लिखे, लेकिन कॉपी को उस तरीके से रीड ना किया गया हो, आपने बस लिख दिया हो। कोई थोड़ा सा एवरेज कंटेंट है उनके पास, लेकिन प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कॉपी देखा हो दोनों बार का, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन का काफ़ी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो ये तीसरा चीज़ मैं मानूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बार मैंने वैल्यू एडिट किया, अपने कॉपी में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिट किया हूँ। ठीक है, मैं एक कॉपी बनाया था, उसका नाम था वैल्यू एडिट कॉपी, जैसे पॉवर्टी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट है, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट है, कौन सा मैं उस पर डायग्राम बनाऊँगा, कौन सा मैं अगर कहीं मुझे मैप दिखाना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोई भी टॉपिक में, तो उस सब मैं पहले इंडिकेट कर लेता था कि मुझे ये अगर ये टॉपिक पर सवाल है तो मुझे इसे कहीं ना कहीं तो डालना है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट हो गया, कुछ एग्जांपल हो गया, कुछ केस स्टडी हो गया, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा कहीं काम कर रहा है और पॉवर्टी में वहाँ पे गिरावट आया, तो मैं उसे केस स्टडी के रूप में रखता था कि इसमें मुझे शो करना है कि पॉवर्टी का सवाल आया तो मुझे इसे डालना ही डालना है। तो कुछ मैंने एक वैल्यू एडेड कॉपी भी बनाया था। ठीक है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। तो डायग्राम, मैप, कुछ कोट्स, कथन, पॉवर्टी का है तो अमर्त्य सेन हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो गांधी जी का हो गया। तो इस तरीके से मैं लगभग टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक पर कोड भी तैयार किया था। ठीक है, कोटेशन तैयार किया था, और कुछ केस स्टडी मैंने तैयार किया था, रिपोर्ट को मैंने अपडेटेड रखा था, और चार्ट, फैक्ट, ये सब का बहुत मैंने यूज किया था। ठीक है, डाटा फैक्ट ये सब। तो ये तीसरा मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग को भी करना चाहिए। कंटेंट होना ही चाहिए, उसके बिना तो अधूरा है सारा चीज़। बाकी प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और चौथा में वैल्यू एडेड है, मतलब आप आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आप ही पढ़ पा रहे हैं, उसके बाद उसको चैलेंजिंग बना दिए कि पढ़ के ज़रा दिखाइए, तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना। प्रेजेंटेशन, किन्हीं का हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो हैंड राइटिंग सुधारिए, इतना कम से कम जरूर कर लीजिए कि पढ़ने में कहीं इशू ना आए। ठीक है, नंबर कट जाएगा, नंबर मतलब आपको उस तरीके से अवार्ड नहीं मिलेगा जितना आप
हकदार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ आज को आपका इस सिलेक्शन का आधार बनेगा, इसको नोट करके आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं अपना 2 बार एक्सपीरियंस और तीसरा बार फाइनल जब मैं रिजल्ट निकाला तो मुझे बहुत सारा चीज़ मैं इस बार रणनीति में परिवर्तन किया था अपना, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसको शेयर करें, जहाँ तक जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई दोस्त जो इस बार कुछ नंबर से चूक गए होंगे, है ना, कुछ मेंस में नहीं हुआ होगा, कुछ अभी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब अभी से अगर आप सीख लेते तो आपको बहुत मदद होगी। इंट्रो देखिए, शुरुआत होता है कि कहीं भी अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट मुलाकात होती है ना, वो आपका एक माइंडसेट तैयार करता है कि ये कैसा है ना। पहले आप किसी से मिलते हैं तो उनके दिमाग में बन जाता है, आपके दिमाग में भी कि ये कैसा इंसान है। तो वैसे ही आपका आंसर पर भी डिपेंड करता है, आप उत्तर कैसा लिखते हैं वो आपके इंट्रो से उसका पता चल जाता है, ठीक है। आपने इंट्रो मतलब आप मान के चलिए कि बॉडी में आप बहुत अच्छा लिखे, इंट्रो ही आप मतलब ख़राब कर दिए। जो इम्प्रेशन होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन, तो वही बात है। तो जब आपका जो कॉपी पढ़ा, जो कॉपी चेक किया आपके, तो वो उतना उनको मज़ा नहीं आया, ठीक है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इंट्रो ऑथेंटिक होना चाहिए, इसको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आप गरीबी के बारे में लिख रहे हो तो कुछ बढ़िया किन्हीं का लिखिए, ऐसा नहीं कि रैंडम वहीं जाके सोचे वहीं लिखे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक बढ़िया परिवार वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये है, मतलब इस टाइप से होना चाहिए, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके पास और वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये काम जरूर कीजिए, इंट्रो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। 6th पॉइंट, हमेशा फोकस कीजिए कि न्यू डायमेंशन बनाने का, ठीक है। कोई सवाल है उसमें और क्या डायमेंशन बन सकता है उस पर सोचिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ बन सकता है, कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको तोड़ के देखिए कि क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, इसमें नया और क्या जोड़ सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया 2025 का, उसको आप अपने आंसर में जोड़िए। आप तुलना कर सकते हैं भारत और दूसरे देश का भी, उसको भी कर सकते हैं आप। नॉर्थ मतलब स्टेट बाय स्टेट भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक कंपेयर का बना दिए, ठीक है, न्यू डायमेंशन खोल दिए कि आपका देखें तो जो साउथ है ज़्यादा डेवलप है, नॉर्थ में कम डेवलप है, रीजन बता दिया आप। तो इसी को न्यू डायमेंशन बोल सकते हैं, है ना। एक 17 गोल भी आपको याद है, 17 गोल आप शो कर सकते हो, वो भी एक डायमेंशन है। तो अपने आंसर में नया नया डायमेंशन खोलिए, लेकिन हाँ, क्वेश्चन से ज़्यादा भटकना भी नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन हाँ, अपने जहाँ मौका मिलता है वो डायमेंशन खोलिए। अब जहाँ आपको मौका मिला है लिखने का, उसको लिखिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इस बार काफ़ी आपको भी महसूस हुआ होगा, अरे ये तो मैं ज़्यादा अच्छा जानता था, मुझे इसे डील करना था, गलती हो गया। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ था पिछले अटैम्प्ट में। तो इस बार मैं बहुत मतलब इसको लेकर एक्टिव था कि लगभग क्वेश्चन तो जाना परिचय ही रहता है, लेकिन किस क्वेश्चन को हम ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं उसी को अटैम्प्ट करना है। हमेशा 2-3 मिनट देखिए, समय लीजिए, 5 मिनट समय लीजिए कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन डाउट है, तो देखिए मेरे पास किस में ज़्यादा पॉइंट है, मैं किसे ज़्यादा अच्छा से लिख पाता हूँ, ये आप सोचिए। 5 मिनट टाइम लिखिए। कई बार अक्सर ये हम लोग गलती करते हैं कि क्वेश्चन देखे लिखना शुरू कर दिया, बीच में जाके फंस गए। ये होता होगा आप लोग के साथ भी। फिर लगता है अब तो इतना आगे बढ़ गया, अब उसको काटे कैसे, अब उसको अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन में आप समय लीजिए, है ना। क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई पूछते मुझे फिजिकल ज्योग्राफी लिखना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी लिखना चाहिए, किसमें ज़्यादा नंबर आता है। मुझे यही लगता है कि आपके पास जिसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट है आप वही लिखिए। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो पक्का उसमें भी नंबर आएगा बिना डाउट के। तो आप किस में कॉन्फिडेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां नंबर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या करें। यहाँ पे चूज का ऑप्शन आता है, आपको पता है कि 4 में 2 करना है हिस्ट्री में, 4 और 4 में 2 करना है ज्योग्राफी में, ठीक है। मेरा इस बार क्या था, मैंने अपने रणनीति में क्या बदला था इस बार, मैं 2 सेक्शन करके गया था, मैं बताता हूँ इस बार, ठीक है। झारखंड हिस्ट्री और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री मैं इस बार करके गया था, ठीक है, 2 सेक्शन। अब जब
और हाँ, और ये किया था कि जो 2 सेक्शन बचा एंशिएंट मिडाइवल, उसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके गया था। अब ये डाउट है कि ये कैसे पता चलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा तो एक्सपीरियंस था 6 और 7 का, तो मैं एनालिसिस कर लिया था और मैं कुछ क्वेश्चन सेट निकाल लिया था जिससे मुझे लगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये कैसा पता चलेगा, मान लेते हैं आप नए हैं तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहिए, मैं लिंक भी डाल दूंगा। प्री के बाद मैं बहुत कुछ आप लोग के मेंस के लिए भी सपोर्ट करूंगा, प्री की करूंगा ही, तो उस टाइम में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 14 जीपीएससी के लिए, जो आपको हूबहू हो सकता है क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। और कोई टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है, टेस्ट लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट जरूर जुड़े। फर्स्ट अटैम्प्ट टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है, मेंस का 25 टेस्ट है। तो एक नंबर मैं बताता हूँ, 9555068492, 9555068492, इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जो मैं कॉपी भी चेक होता है उसी तरीके से होता है जैसे जेपीएससी में होता है। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ थे कि 2 सेक्शनल है, तो मैंने झारखंड और मॉडर्न हिस्ट्री और 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने लिख लिया। झारखंड हिस्ट्री का जब मैंने क्वेश्चन देखा तो थोड़ा सा वो घुमा फिरा के था, और मैं उसे भी लिख सकता था, अच्छे तरीके से मैं लिख सकता था, लेकिन जब मुझे दिखा कि अलाउद्दीन का बाजार नीति पूछा है, ठीक है, मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन का, तो मैं बहुत उसको बहुत इंपॉर्टेंट करके बहुत अच्छे तरीके से करके गया था। मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे झारखंड हिस्ट्री में जो मेरा इंपॉर्टेंट था उसे छोड़ के मैंने बाजार पॉलिसी किया, बाजार नीति अलाउद्दीन की, और उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ गया हूँ। तो ये मेरा था और ये मेरा रणनीतिक काम किया। इसी तरीके से मैंने भी ज्योग्राफी में भी यही काम किया। ठीक है, झारखंड ज्योग्राफी तैयार किया था और इंडियन फिजिकल तैयार किया था मैं। ठीक है, दोनों मैं लिख के आया हूँ इस बार, कहीं दिक्कत नहीं था। तो ये आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में इस तरीके से रणनीति आप बना सकते हैं। समय आपके पास तो 3 सेक्शन कर सकते हैं, बहुत समय है आपके पास, तब चारों कर लीजिए, लेकिन 2 ही लिखना है। ठीक है। हाँ, कीवर्ड मेमोराइज। कई बार ये डाउट आता है कि चीज़ें तो सब कुछ याद है, पढ़े हुए, लेकिन याद नहीं आता एग्जाम में हॉल में क्या करना है। तो जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बजट पढ़ रहे, मान लेते हैं बजट पढ़े, तो हर टॉपिक का अपना कुछ कीवर्ड होता है ना। उस आप सोचिए कि आपका बजट का मान लीजिए नोट्स है 5-6 पेज का, आप सोचिए कि लाइन बाय लाइन मुझे याद हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हर का कीवर्ड होता है, तो बस उस कीवर्ड को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कीवर्ड को याद कीजिए, बस उतना ही याद रहेगा, एग्जाम में ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर कीवर्ड याद है आपको, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से उतार कर आ जाइएगा आंसर को अपने। तो कोशिश कीजिए कीवर्ड याद करने का। ठीक है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, ये मेरा फोकस रहता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इतना, पता है कि जेपीएससी मेंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो चीज़ें याद रखना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और जहाँ 3 दिन में 6 पेपर होता है, तो वहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका 4th पेपर आपको रिवाइज करना है, ठीक है, मान लेते हैं 6 पेपर है, ठीक है। इसको आप कैसे रिवाइज कीजिएगा, आपके पास तो सुबह से शाम टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये कैसे रिवाइज कीजिएगा 4th पेपर। मान लेते हैं कि दूसरा के बाद गैप मिला रात में, तो थोड़ा बहुत 3rd पढ़ लीजिएगा, 4th कैसे पढ़िएगा, 6th कैसे पढ़िएगा। तो इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि मुझे एक टाइम सेट हो मेरे पास, और आपको जब आप मेंस देंगे उसके सिलेबस तो आपका पीटी के पीटी का पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए मेंस का। अगर नहीं हुआ तो एक टाइम हमेशा 2 से 3 घंटा पर डे आपके पास समय होना चाहिए, चीज़ें याद कर पाए। सुबह उठ के 2 से 3 घंटा जो कीवर्ड है उसको याद कर पाए। तो मैं ऐसा करता था हमें मेंस के टाइम, और मैं याद करने पर भी ज़्यादा फोकस रखता था, कीवर्ड याद करता था, बस मुझे उतना ही मुझे ध्यान रखना पड़ता, बाकी फिर मैं उसे लिख लेता था अपने भाषा में। टाइम टेबल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा आफ्टर प्री एग्ज़ाम। मैंने भी एक टाइम टेबल बनाया था। ठीक है, इंटरव्यू पर अब हम लोग आते हैं। उसके पहले एक प्रॉपर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड भी आपका तैयार होना चाहिए हर टॉपिक का, जिस तरह इंट्रोडक्शन हम लोग तैयार किए। हाँ, लेकिन वे प्रॉपर कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन हर वे फॉरवर्ड आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे केंद्र राज्य संबंध है,
तो आप वे फॉरवर्ड में कुछ कमेटी की रिपोर्ट लिख सकते हैं ना, ये सब लिख सकते हैं। पंचायती राज है तो वे फॉरवर्ड में सुझाव कुछ दे सकते हैं, ये किया जा सकता है ना, इसको हिंदी में आगे की राह बोलते हैं। ये सब पॉइंट होना चाहिए आपका, क्योंकि प्रशासन में जा अरे आप तो आपके पास बहुत सारे समस्या आएंगे, उसका समाधान भी होना चाहिए। तो उसी तरीके से वे फॉरवर्ड आप वही समाधान आप लिख रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यू इस बार मेरा 6 में 40 नंबर था, 7 में 56 नंबर था। इस बार काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया है। उसके पीछे मुझे जो लगता है कि मैं 1.5 साल से टेलीग्राम से जुड़ा हूँ, यूट्यूब से जुड़ा हूँ, तो मैं लगातार बोलता रहता हूँ और लोगों को गाइड भी करता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी इस बार काफ़ी अच्छे से चल रहा था। इंटरव्यू का एक पैटर्न होता है, जब आप पहुँचिएगा उस स्टेज में तो मैं फ्री में इंटरव्यू कराऊंगा आपका, फ्री एकदम। 8-10 सेगमेंट होता है, 8-10 अलग अलग डायमेंशन होता है जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो उस डायमेंशन को मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था और काफ़ी डिस्कशन भी किया अपने ग्रुप में। घर में भी मैंने मॉक का प्रैक्टिस किया हूँ, मिरर के सामने से फिर से बैठा हूँ। तो मुझे लगता है इसका लाभ हुआ है और इंटरव्यू में भी हो सकता है कि अच्छा स्कोर किया, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया भी है। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग अभी से मैं नहीं बोलूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी करें, लेकिन हाँ, कोई भी टॉपिक पे दोस्तों से बातचीत जरूर करते रहिए ताकि एक फ्लुएंसी आ जाए। बातचीत करने से कम्युनिकेशन स्किल आपका बनता है, वो जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन का डिमांड मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ये होता है कि मैं देखता हूँ कॉपी भी जब चेक करता हूँ तो सवाल पूछे मैं कुछ, उसके बारे में जितना कुछ जानते सब कुछ लिख दिया करते हैं लोग। तो वो नहीं करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता बताए, है ना, कार्यक्रम बताए, विशेषता कार्यक्रम, और आगे आज़ादी में क्या भूमिका रहा। ठीक है, ये मान लीजिए अब लोग क्या लिखेंगे कि पूरा लिख देंगे कहानी। आपसे सवाल ये पूछा तो आपसे उम्मीद वो करता है कि जो विशेषता है, कार्यक्रम है, और आगे आज़ादी में क्या भूमिका है, क्या भूमिका रही, मतलब क्या रोल रहा है इसका। तो इस पे 3 चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसे अगर मैं लिखूंगा तो भारत छोड़ो के आंदोलन के बारे में एक संक्षिप्त भूमिका जरूर दूंगा। ठीक है, 7-8 लाइन का। ठीक है, उसका सीधे हेडिंग बनाऊंगा विशेषता, हेडिंग बनाऊंगा ताकि उसको आंसर खोजने में दिक्कत ना हो। विशेषता 1 2 3 4 5, 5-6 पॉइंट। कार्यक्रम, ठीक है, ये हो गया। फिर भूमिका, रोल क्या रहा है आज़ादी में, 1 2 3 4 5। लास्ट में कंक्लूजन। ये है कि जो पूछा भैया आपने, ये सवाल पूछा, आपके सवाल के 3 पार्ट थे, मेरा 3 पार्ट में उत्तर है, देख लीजिए आप, है ना। यहीं पे आपको कुछ इनोवेशन करना है तो, है ना, इस टाइप से कुछ कुछ बना दीजिए। ठीक है, कहीं स्कोप है आपके पास तो इस टाइप से कार्यक्रम दिखा दीजिए, एक कार्यक्रम को डील कर दीजिए। तो वो अपना इनोवेशन हमेशा बचा के रख सकते हैं और दिखा सकते हैं, तो कॉपी भी अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे समानांतर सरकार बना था उसको बनाइए, एक चार्ट बना के दिखा दीजिए, 1 2 3। तो ये सब आपका क्या हुआ, कोई लिखा समानांतर सरकार यहाँ यहाँ ऐसे से बना, आपने क्या किया, समानांतर सरकार लिखा और एक बॉक्स बनाया, ऐसे दिखा दिया, 1 2 3, कहाँ यहाँ लिखे, कहाँ पे था, नेतृत्व कौन किए, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये इनोवेशन होना चाहिए आपके आंसर में और ये खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं बताने में कोशिश किया हूँ कि जो मैं इस बार रणनीति बदला था उसमें, इसको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, जो नहीं देखे इसको शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। और ये जो 310 नंबर का है, ठीक है, ये जो 310 नंबर का है, ये 310 नंबर है, ऑब्जेक्टिव प्लस खोटा, ये रामबाण है। ठीक है, रामबाण है। यहाँ 250, ये आज अपने टेबल पर लिख लीजिए कि 250 से कम नहीं लाना है, 250। ठीक है, और उसके बाद मैं जो जीएस का कुछ पॉइंट बताया हूँ उस पर आप काम कीजिए। और भी कुछ मदद होगा तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगा। लगातार मैं अपडेट भी रहता हूँ और भी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। कैसा लगा इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नए तो शेयर थोड़ा कीजिए, शेयर इम्पोर्टेंट है करना इसे, और वहाँ तक शेयर कीजिए जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से काम करें। तो हो सकता है कि मेरा जो अनुभव रहा है उनको काम आ जाए।
धन्यवाद।